Okay, Susil, first of all, congratulations once again. धन्यवाद सर। ओके, सो अब तक हम लोग जूम में जब मीटिंग करते थे तो तुम्हारी कंडीशन डिफरेंट हुआ करता था। अब आजकल रिवर्स हो गया है। मैं आजकल एक नॉर्मल सिविलियन हो गया हूँ और तुम एक ऑफिसर ऑफिसली हो गए हो। अभी ज्वाइन नहीं किए हो लेकिन ये करोगे। सो अच्छा लगता है इन द सेंस कि उस जर्नी में लंबे समय से जुड़े हुए हो। तो कभी एक देखो, अब जब भी सेलेक्ट हो जाते हो तो आपके अंदर एक डिफरेंट कॉन्फिडेंस आता है। जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो तो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलता हूँ कि जब तक सिलेक्शन आपका नहीं हो तो यदि 100 कैंडिडेट्स हैं और 99 सीट्स हैं तब भी सबके मन में कॉन्फिडेंस ये एक घबराहट होती है कि शायद वो जो एक बाहर होने वाला है वो मैं ही होऊंगा। तो ये सिचुएशन होती है। बट नाउ आज चीजें क्लियर हो गई है। और एक और चीज, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये बोलता हूँ किसी भी कैंडिडेट को कि यदि आपका जो भी रिटेन वाला पार्ट है वो रिटेन पार्ट जो का स्कोर होना चाहिए वो 10% प्लस होना चाहिए आपको सिलेक्शन फाइनल लेने के लिए। लेकिन यू वेयर अनफॉर्चुनेटली कि उस 10% से बिलो में थे रिटेन पार्ट में, यानी कि जो कट ऑफ से 10% जो होता है उससे बिलो में थे। एनीवे सिलेक्शन चूंकि इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स मिला और आई होप कि जो भी आप डिजर्व करते थे तो उससे खराब मार्क्स नहीं मिला। अच्छा मिला तो सही है, अच्छा ही मिला जो भी है। सो दैट्स ऑल। सो सुशील, ऑब्वियसली मैंने मॉक के ड्यूरेशन में लॉट ऑफ क्वेश्चंस पूछता हूँ और वो क्वेश्चन डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जब मैं मॉक लेता हूँ तो समटाइम हार्ड क्वेश्चंस भी पूछता हूँ, जब मैं फीडबैक देता हूँ तो सॉफ्टनेस लाता हूँ कि हाँ इस कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस ये बढ़ाया जाए। सो आज ऑब्वियसली आज अब उस हैसियत से नहीं पूछ सकता हूँ क्योंकि आप सक्सेसफुल हो चुके हो। तो एनीवे अब आज दूसरे तरीके से। तो सुशील, एज ए जो भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ हैं और जो बाद में देखेंगे उनके लिए आप एज ए अपनी जर्नी कि कब आपने एक देखो, अभी फॉर एग्जांपल आप सेलेक्ट हो गए हो तो अब आपके लिए ये नॉर्मल चीजें लगती है। लेकिन जब आप प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किए होगे तो एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गेस्टेड ऑफिसर होना एक चैलेंजिंग टास्क लगता था। तो यस ये कौन सा ऐसा टाइम था जब आपने सीरियसली सोचा कि नहीं अब मुझे करना है और मुझे अब प्रिपरेशन फुल रूप से करना है? सर, मेरा ग्रेजुएशन 2020 में कंप्लीट हो रहा था। लेकिन जैसे आपको ही पता है कि 2020 में लॉकडाउन था, तो 2020 में सब घर बैठे हुए थे और हमारी पीएससी थोड़ी डिले होती। मैं पीएससी की प्रिपरेशन 2020 के स्टार्टिंग में शुरू कर दी थी, लॉकडाउन से पहले। लेकिन मेरे को पता चल गया था कि पीएससी 2020 में होना मुश्किल है, 2020 का। उसी टाइम मेरे को सीएपीएफ के बारे में पता चला। इससे पहले मेरे को सीएपीएफ जो असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम था उसके बारे में पता भी नहीं था। उससे पहले मैंने सीडीएस दे चुका था, तो मैंने जब इसका नोटिफिकेशन आया तो मेरे को पता चला, मैंने इसके बारे में पता करा, तो मेरे को लगा कि हाँ, जो अपना डिफेंस का ड्रीम है वो इससे पूरा किया जा सकता है। तो मैंने अप्रैल में जब फॉर्म वॉर्म भरे, जब ये पहला शेड्यूल रहता है अगस्त में, तब तो मैं जब तक तो प्रिपेयर नहीं था, क्योंकि 2-3 महीने में प्रिपरेशन नहीं होती, इसके लिए लंबी प्रिपरेशन की तैयारी करना ही पड़ता है, अभी जैसे कंपटीशन जितना है उसके हिसाब से। लेकिन उस टाइम डिले होने के कारण, जो दिसंबर 20 को था 2020 में, तब तक मैंने थोड़ा थोड़ा उसको प्रिपेयर कर लिया था। लेकिन इतना प्रिपेयर नहीं कर पाया था कि जब मेरा रिजल्ट वो हो जाए, अच्छा मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए। लेकिन हाँ, तब जब मैंने 2020 का रिजल्ट पेपर जब दे रहा था जिस दिन, उस दिन मैंने सोच लिया था कि अगली बार जब होगा तो मैं इसको पूरे सीरियसली दूंगा। और फिर मैंने तैयारी भी, जब फिर एमपीपीएससी का भी उसी टाइम नोटिफिकेशन आ गया, दिसंबर के एंड में नोटिफिकेशन आ गया। तो हुआ यूं कि 25 जुलाई 2021 को एमपीपीएससी का प्री था और 7 अगस्त या 6 अगस्त को इसका एग्जाम था। तो मैंने जो थोड़ा थोड़ा लिखना ज्यादा नहीं लिखा था 2021 के लिए, मैं राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा नहीं करी थी। लेकिन हाँ, मेरे को फॉर्मेट वगैरह पता था, थोड़ा इंग्लिश ग्रामर वगैरह पता थी कि जो आती है। तो मैंने ये सोचा था कि जो एमसीक्यू वाला जो पेपर फर्स्ट है इसका और एमपीपीएससी का पैरेलल चलने दूंगा, और उसके सामने थोड़े थोड़े रिपोर्ट वगैरह बीच बीच में कभी कभी लिख लेता था। ज्यादा प्रैक्टिस तो नहीं करी थी मैंने। ओके सुशील, देखो जो तुम्हारे 3 कंपोनेंट्स में से 2 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। जिन जिन कंपोनेंट्स में फोकस ज्यादा किया उस कंपोनेंट में मार्क्स यस हैं। सर। हमारे पेपर 1 बहुत अच्छे यस सर। मार्क्स हैं, इंटरव्यू बहुत अच्छे मार्क्स यस सर। हैं। पेपर 2 अभी जैसा कि बोला कि पेपर का प्रैक्टिस नहीं कर पाए, क्या अब आपको यस सर। रियलाइज होता है कि शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते तो आपके मार्क्स 90 प्लस हो सकते थे इजिली? हाँ सर, मैंने अगर मेरा 25 जुलाई को
को मेरा प्री था, और लगभग 15 दिन बाद इसका ये था यूपीएस सीएपीएफ का एग्जाम। तो उन 15 दिन में बस मैंने एक बार इन सब पेपर को इतना देखा था कि थोड़ा सा, क्योंकि पेपर के जो हमारा पीएससी हुआ था उसमें मेरे को पता चल गया था कि प्री निकल जाएगा। तो उसमें थोड़ा 1-2 दिन में रिलैक्स मोड में आ गया। 2 दिन के बाद मैंने सोचा कि अब 10-12 दिन बचे हैं तो और देख ही लेता हूँ अब एग्जाम अच्छा खासा। क्योंकि ये था कि जो पेपर 1 था उसका मेरे को पता चल रहा था कि मैं अच्छा कर लूंगा, तो पीएससी का पेपर भी अच्छे लेवल का आया था, उसमें अच्छे हो रहे थे। तो तभी मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले इंग्लिश देख लेता, और मैथ्स देखी थी मैंने, ज्यादा लिखा उसमें भी नहीं लिखा था, एक दो बार रिपोर्ट और ऐसे वगैरह लिखे थे। हाँ, अगर मैं 1 महीने भी अगर उनकी प्रैक्टिस करता लिखने की, सारे अगर टॉपिक को थोड़े थोड़े देख के लिखता, तो मेरे को लगता है कि मैं 90 नंबर तो उसमें ला सकता था, 25 नंबर बढ़ा सकता था मैं आराम से। ओके, क्योंकि ये चीज देखो सुशील, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता, आज आप सक्सेसफुल हो तो आपको इस बात का यस दुख सर। नहीं है कि आपके मार्क्स कम यस आए। यदि अनफॉर्चुनेट रीजन से यदि सक्सेस ना होते तो शायद ये रिग्रेट बहुत लंबे समय तक रहता है। जैसे आज ही फॉर यस। एग्जांपल मैंने एक वीडियो अपलोड किया, या उसमें से कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको मैं पर्सनल रूप से जानता हूं, जो शायद 10 मार्क्स एक्स्ट्रा इजिली बढ़ा सकते थे, लेकिन प्रैक्टिस उन्होंने नहीं किया, और ऑब्वियसली कोई 2 मार्क्स से रह गए, कोई 5 मार्क्स से, कोई 10 मार्क्स से, तो उस चीज का दुख होता है। और जब मैं पहले कैंडिडेट को जो पहले से जुड़े हुए रहते हैं, मैं उनको बार बार बोलता हूँ, जहां भी आपको मौका मिले, ऐसा नहीं है कि कहीं आप पे करके ही लिख सकते हो, कोई आपके फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, कोई भी सीनियर जूनियर जो भी है, वहां लिखो। सो ये जरूरी है, और ऑब्वियसली आप आज उस चीज को रियलाइज कर रहे हो, क्योंकि इंटरव्यू यस। में आपका बहुत अच्छा मिल गया तो वो आप हो गए। सो एक चलो मैं स्टूडेंट को ओपन हैंडल करूं, उससे पहले कुछ चीजें हैं। रिजल्ट आने के पहले, जस्ट थोड़ी देर पहले, जब तक आपको पता नहीं यस था सर। कि हुआ है, कैसा फील हो रहा हाँ था? सर। सर डर तो लग रहा था। एक दोस्त था जिसका यूपीएससी उसने दिया है, मेंस लिखा है, हम साथ में ही बैठे थे, मेरे को पता था कि आज रिजल्ट आ जाएगा। तो उसका भी रिजल्ट साथ में ही देखा था, तो उसके साथ ही बैठे थे, क्योंकि डर तो था मेरे को भी। और सर जब कट ऑफ पता चला, तो अगर कोई मेरे से जो इतना कट ऑफ गया, उससे पहले अगर कोई बोल देता ना कि इतना कट ऑफ गया, तो शायद मैं कह देता कि होगा ही नहीं ये, क्योंकि मेरे को पता था इस पेपर से तुम्हें कम नंबर आएंगे, क्योंकि कभी प्रैक्टिस करी नहीं थी पूरे पेपर की ढंग से। थोड़ी थोड़ी, एक दो दिन कभी बीच में कर लेता था, और उन 15 दिन में भी थोड़ी बहुत ही करी थी, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश ही 15 दिन लगभग ले लेती है अगर एक साथ करो तो वो तो उस दिन अच्छा था ओके, कि वो इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिल गए। यस। अब नाउ जस्ट रिजल्ट आ गया और क्लियर हो गया कि यस। यस, माय नेम इज इन द लिस्ट। सो उस समय यस। कैसा फील हुआ? टाइम तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब सब बैठे थे दोस्त, उसको बताया सबसे पहले, तो उन्होंने कंग्रेचुलेशन बोला, फिर पिताजी को फोन लगाया, तो वो जो उनकी खुशी थी उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ, इसके लिए तो और मेहनत की जा सकती, जो उनने खुशी जाहिर करी उसके लिए, तो ऐसा लगा कि यार इससे दुगनी मेहनत की जा सकती थी। तब बहुत अच्छा लग रहा था। ओके सुशील, जब हम आज के डेट में सोशल मीडिया या फिर जिस सोसाइटी में जिस लेवल में रह रहे हैं, तो हमारी अपनी सफलता जो है सिर्फ हमारे लिए वो सही नहीं होती है, कि इनफैक्ट दूसरों के लिए भी ये कारगर होता है। जैसे कुछ ऐसे यस सर। स्टूडेंट होते हैं, कुछ आपके साथ जो आपको जानते हैं पर्सनल रूप से, खास करके उनके लिए एडवांटेजेस होता है कि इसे तो मैं जानता हूँ, जब ये इस स्टैंडर्ड में कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ, मैं भी यस। थोड़ा सा पुश करूँ। ओके, सो यस अब सर। मैं ऑब्वियसली मैंने सुशील से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे टॉर्चरस मोमेंट इसको दिए हैं। नाउ यू पीपल, फॉर एग्जांपल, यस रवि, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो आप पूछ सकते हो। जी जी सर, जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। यस रवि। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर। यस सर, सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि पेपर 2 में सर, जैसे सर हिंदी हम लोग लिख लेते हैं सर, और हम्म। इंग्लिश में थोड़ा सर उतना सही नहीं लिख पाते सर, ये क्वेश्चन कैसे सर? अच्छा, आप हिंदी मीडियम से हैं? यस। यस सर, यस सर, मेरा सर हिंदी ठीक है, और उसके बाद में सर मेरा ये ग्रामर कंपोनेंट ठीक है सर। बाकी सर ये इंग्लिश फ्लो नहीं बन पाता सर, उस हिसाब से नहीं लिख पाते सर, जिस हिसाब से लिखना चाहिए। अगर आप अगर हिंदी में ऐसे आप लिख रहे हो और ग्रामर आपकी ठीक है, तो पहले तो आप उसके जो आर्गुमेंट यस सर। वगैरह के आर्गुमेंट और रिपोर्ट और बेसिस के फॉर्मेट को सही कर लीजिए। और फॉर्मेट के बाद में जो सबसे अपना, एक तो कॉम्प्रहेंसिव पे ज्यादा फोकस दे दीजिए। तो कम से कम कॉम्प्रहेंसिव में ऐसा होता है कि सामने ही आंसर है, यस अपने उसमें से छांटना है अपने को। और प्रेसिस में भी वही है कि अपने को उसको शॉर्ट यस फॉर्म में सर। करना है। तो
उसको ज्यादा वो कर लीजिए। उसके बाद में रिपोर्ट राइटिंग और आर्ग्यूमेंट, ये दोनों ज्यादा डिफिकल्ट मेरे को नहीं लगता कि ज्यादा डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि इनमें अपने को पॉइंट है। अगर आर्ग्यूमेंट हम लिखना चाहें तो हमें फोर और अगेंस्ट में लिखना है, तो अगर हमने फोर में लिख लिया तो अगेंस्ट में लगभग बन ही जाते हैं। तो अगर ऐसे आपके बन जाएंगे ना, ऐसे हिंदी में हो जाएंगे, तो इनको भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ऐसे हो जाएगी। वैसे ग्रामर मिस्टेक्स तो मैं भी बहुत कर देता था जैसे लिखने में, तो मैंने भी जब बाद में देखी मेरी कॉपी, तो मेरे को लगता था कि यार हाँ मैं भी उसमें और अच्छा कर सकता था। और इसके साथ में अगर आप ऐसा लगता है कि आपका पेपर टू थोड़ा वीक है, तो आप ऐसा करिए कि पेपर वन को और बेटर कर लीजिए, थोड़ा सा पुश करके अपने आप को, क्योंकि पेपर वन में और एक्स्ट्रा अगर 10 नंबर ला सकते हो, तो जो पेपर टू का मार्जिन है और बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। बस यही कह सकता हूँ मैं तो। यस सर, एक क्वेश्चन और है सर। पेपर वन का सर हाँ आप करंट अफेयर कैसे फॉलो करते थे सर? यार, पेपर टू के लिए करंट अफेयर उस टाइम मेरा पीएससी का प्री था, तो मैं उसी के लिए मैं जनरली द हिंदू ही फॉलो करता था उस टाइम भी। अभी भी लगभग वही फॉलो करता यस हूँ, तो मैं हिंदू ही पढ़ता था, और कोई मैंने मैगजीन वगैरह तो मैंने कभी नहीं पढ़ी। तो मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी कोई यस सर। मैगजीन नहीं पढ़ी, जैसे सब बताते हैं ना, मैंने कभी मैगजीन नहीं पढ़ी, मैं यस पेपर सर, ही फॉलो करता था। पेपर वन के लिए सर करंट अफेयर। पेपर वन के लिए करंट अफेयर तो यार कोई सी भी ये मंथली ले सकते हो, जैसे कोई कोई इंस्टीट्यूट की आती है, उस टाइम शायद मेरे को किसी ने, दोस्त ने दी थी किसी इंस्टीट्यूट के, अभी मैं नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ, उसने मेरे को सेंड कर दी थी, मैंने उसी से पढ़ा था करंट अफेयर। वैसे भी मैं पीएससी के लिए पढ़ रहा था, तो हमारे इधर ये पीएससी के लिए तो एमपी की चलती है, तथ्यवान वगैरह चलती थी इधर एमपी की, लेकिन वो यस उसमें यस यूपीएससी में काम नहीं आएगी, वो उसको यूपीएससी में काम नहीं यस आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत उससे वो हो जाता था। यस सर, थैंक यू सर। अरे नहीं रे मतलब तो एक अच्छी हुआ ना। ओके, यस जगदीश। जी सर। हाँ, कुछ क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो पूछो। आई नो कि यू आर ऑलरेडी, यू वेर इन गुड कंडीशन। जगदीश 22 में रिटर्न क्वालिफाई था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजिकल में क्वालिफाई नहीं हो पाया। एनीवे यू नो, बट स्टिल जो भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर मैं पेपर वन के लिए स्पेसिफिक पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारे पास जस्ट 50 डेज लेफ्ट है, तो हाँ उसमें हम कैसे स्पेसिफिक रिवीजन उसको करें आपके अनुसार? यार, अगर आपके पास नोट्स हो तो आप नोट्स से रिवीजन करें, और जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, क्योंकि एमसीक्यू जितने प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अब जो मेरे को मैंने देखा था कि मैं पहले बहुत सिली मिस्टेक करता था, लेकिन जैसे मैंने एमसीक्यू प्रैक्टिस लगभग में, मैंने फिर एम बनाया कि लगभग मैं 200 से 300 एमसीक्यू कहीं ना कहीं से डेली प्रैक्टिस करूंगा। तो जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती है वो नहीं होती है। और थोड़ा सा जो ऐसा लगता है ना कि कभी कभी हमें ऑप्शन हम एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छे से, बेटर तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं पेपर उसमें। तो आप अभी प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू। अगर आपने रिवीजन हो गया हो एक बार, तो आप प्रैक्टिस करिए 50 दिन, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे दो तीन क्वेश्चन, 2-3 डेली, तो आराम से आपके अच्छे नंबर आएंगे। जी सर, थैंक यू। ओके, एनीवन? मनीष, यू हैव एनी क्वेश्चन? जी सर। गुड इवनिंग सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। गुड इवनिंग, थैंक यू थैंक यू। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप जब प्रिपरेशन फेज में थे, तब सर आपके भी कभी कभार हम्म। मॉक्स में कम नंबर आते होंगे, तो उस टाइम आप अप्स एंड डाउन्स आ हाँ रहे होंगे, तो सर उस टाइम आप ओवरकम कैसे करते हैं यार, कि लगातार पढ़ाई जैसे मैं चलती रहे? लगातार पढ़ाई चलते रहे, उसके लिए तो एक ही था कि मैं यही फोकस करता था कि जितनी आज पढ़ाई करी उससे कम किसी भी कंडीशन में नहीं करना है, भले वो मोक्स में कम नंबर आए। तो उसको मैं ये देखता था कि जैसे ही मैंने कोई मोक्स दिया, या फिर मैंने जनरली मोक, मैं सच बताऊं तो मैंने सीएपीएफ के मोक दिए नहीं, मैं पीएससी के मोक दिए थे। उसमें तो उसमें भी यही सिस्टम है कि उसमें भी आते थे किसी किसी तो कभी कभी पेपर में कम नंबर आए, किसी में 80 आ गए, किसी में 60 आ गए। जब वो 60 आते थे तो मैं उसमें देखता था कि आज 60 क्यों आए, पिछली बार 80 आए थे, तो इस बार 60 कैसे आ गए। फिर मैं देखता था किस टॉपिक में कमी रह गई। कभी कभी मेरे को पता चलता था इकोनॉमिक्स से जिस पेपर में ज्यादा क्वेश्चन आए जाते थे, तो मेरी इकोनॉमिक्स वीक वीक थी, उसमें कम नंबर आते थे। फिर मैं आके इकोनॉमिक्स को देखता था कि हाँ इस टॉपिक से मेरे, तो मैं उसको ऐसा सोचता था कि अब पहले एक बार इकोनॉमिक्स का रिवीजन करें,
थोड़ा सा इकोनॉमी को प्रायोरिटी दी जाए, तो ये कर ले सकते हैं। जिसमें जिस भी सब्जेक्ट में अगर तुम्हें लग रहा है कंटिन्यूटी लग रहा है, ऐसा नहीं कि एक पेपर में इसमें ज्यादा आ गए, एक पेपर में उसी सब्जेक्ट में कम आ गए, कंटिन्यूटी एक ही सब्जेक्ट में अगर कम आ रहे हैं तो आप उसको वो रिवीजन करें, वो बेटर हो जाएगा आपको। थैंक यू सर। Okay, anyone can ask question. Okay, अमन कुछ है क्वेश्चन? सर अभी क्या बोलते हैं, मेरा सर इंटरव्यू से रिलेटेड ही है सर। हाँ तो पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकते हो इंटरव्यू के। जो भी है 100+, 108 इनका इंटरव्यू में आया है तो ऑब्वियसली है, आप पूछ सकते हो। ये ओपन है, किसी भी चीज में क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर वो मेरा पूछना था कि सर जैसे नेशनल सिक्योरिटी इस समय कौन कौन सा टॉपिक आप लोग किए थे? ये नेशनल सिक्योरिटी के तो जैसे वो बुक आती है ना, इंडिया इंटरनल सिक्योरिटी जो आती है, वो कौन से आईपीएस सर की है, अशोक बुक में कुमार। आती है यूपीएससी। हाँ अशोक कुमार, सॉरी सर नाम भूल गया था। वो उसको पढ़ लीजिए। बाकी जो जैसे अभी ये मणिपुर वाला केस चल रहा है, तो लगभग उससे यस अगर सर। अभी होता है इंटरव्यू तो लगभग उससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे, तो उसको पढ़ लीजिए। बाकी मैंने तो ये सब इंटरनल सिक्योरिटीज बुक के अलावा भी कुछ जो सर सर बताते थे वो पढ़ के चले गए थे। जैसे वो उस टाइम पे ये बॉर्डर पिछले 1-1.5 साल में हुआ था, तो वो सब पढ़ लीजिए। करंट अफेयर के टॉपिक जैसे अभी और असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल को जम्मू कश्मीर से हटाने की बात चल रही थी, वो पढ़ के गया था। और यस। अफ्स्पा को पढ़ लीजिए अच्छे से, बाकी हो जाएगा। जैसे मेरे से तो हुआ ये था कि इंटरव्यू मेरे से सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ पूछा ही नहीं। तो कभी कभी ये भी होता है कि आप जो पढ़ के जाओ उससे नहीं पूछेंगे, लेकिन आप पढ़ के जाइए तो आपको मेरे साथ कॉन्फिडेंस यही रहेगा हुआ कि सर। हाँ। हाँ वो मेरे कभी साथ कभी यही होता हुआ है। सर। हाँ। ओके, थैंक एनी। यू सर। ओके आकाश, आपके पास है कुछ क्वेश्चन अभी? आकाश। ओके। ओके सुशील, फॉर एग्जांपल जैसे आपके पेपर 1 जो हैं वो बहुत अच्छे स्कोर, यस सर। 161 जो है वो बहुत अच्छा स्कोर मैं मानता हूँ। इन नॉर्मल जैसे आपके 121 क्वेश्चन, 125 क्वेश्चंस हैं, तो आपके हाँ सर। 161 है, तो मींस 80+ क्वेश्चन आपके नेट सही हुए। सही। आपने यस अटेम्प्ट सर। कितने किए थे टोटल? सर मैं जो जब जहाँ तक याद कर पा रहा हूँ, शायद मैंने करे थे 111 अटेम्प्ट। ओके ओके। सो इन 111 स्टैंडर्ड अटेम्प्ट जैसे करे मैं तो। खुद स्टूडेंट्स को जनरली बोलता हूँ कि हाँ 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। सपोज 125 है तो 12 to 13 क्वेश्चन, ऑब्वियसली वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। किसी में सपोज 5 क्वेश्चन ही बहुत टफ है, किसी में 10। जी। सो आपको लगता है अब कि जो आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए वो आपका डिसीजन सही था? हाँ सर मैंने इकोनॉमिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े थे। बाकी 2021 का पेपर भी आपको पता है कि सरल था, तो यस। उसमें इकोनॉमिक्स ही कठिन लगी थी मेरे को। बाकी सब तो मेरे को ऐसा लगा था कि हाँ उनको छोड़ना ठीक ही था, अगर उनको नहीं छोड़ता तो। और ये 2-4-5 नंबर वो शायद माइनस कर देते वो। ओके। सो फॉर एग्जांपल लास्ट आप यदि 2019 से खास करके देखो तो साइंस में हाँ जो अचानक है 10 क्वेश्चन जंप कर गया है। पहले हाँ सर। 20 क्लोज होते थे क्वेश्चंस मोर और लेस, क्योंकि फिक्स नहीं होते हैं। तो 20 से करीब 30 के आसपास आ गया। साइंस में यस सर। आपकी एक्यूरेसी कितनी थी? सर साइंस मेरी लगभग जो मेरे को याद है कि शायद 25 क्वेश्चन आए थे, 25 या 26 क्वेश्चन आए थे 21 में। तो लगभग मेरे 23-24 साइंस में सही हो गए थे, क्योंकि मैं साइंस हमारे इधर भी पीएसए में भी आती है, तो उसका मैंने अच्छा पढ़ लिया था। 9th 10th एनसीईआरटी काफी कर ली थी, और फिर इंजीनियरिंग भी करी है, तो वो ज्यादा साइंस में प्रॉब्लम कभी हुई नहीं थी। ओके ओके। और मैथ्स एंड क्वांट्स में ऑलमोस्ट सही थे? हाँ सर मैथ्स एंड क्वांट्स में सही थे। अभी एक याद है, कोई एक डायमीटर वाला क्वेश्चन पूछा था, मैंने रेडियस लाया था और रेडियस लगा के आ गया था, तो वो डायमीटर कन्वर्ट नहीं करा था, तो यस। इसका एक्चुअली याद है मेरे को। हेयर इट इज द प्रॉब्लम। जैसे आप देखोगे एवरी ईयर कैंडिडेट्स के साथ हम्म
प्रैक्टिस यहाँ मायने रखता है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी कैंडिडेट है वो कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं, वो कंसेप्ट जानते हैं, वो चीजों को जानते हैं, लेकिन यहाँ प्रैक्टिस मायने रखता है कि हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हैं तो उसका एडवांटेज ये मिलता है। ओके, सो इकोनॉमी फॉर एग्जांपल आपने बोला कि इकोनॉमी में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ दिए और उसके कारण जो भी है, और इनफैक्ट कुछ क्वेश्चंस में जब हमको सियोरिटी ना हो तो इट्स बेटर है कि छोड़ देना हमारे लिए ज्यादा यस सर। सही है। लेकिन इकोनॉमी क्या आपने सही से पढ़ा नहीं, या फियर फैक्टर के कारण उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, क्या सिचुएशन? इकोनॉमिक्स सही से पढ़ा ही नहीं था सर मैंने, क्योंकि पहले भी इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा मतलब जब से पढ़ने लगा तो उसमें कभी इंटरेस्ट आया नहीं पढ़ने में, तो उसमें पढ़ा भी नहीं। फिर हमारे इधर पीएससी में ज्यादा कुछ आती भी नहीं इकोनॉमिक्स, तो मैंने सोचा कि जब इसमें आती नहीं है तो जो जिन और रिवीजन कर सकता हूँ तो उन्हीं को दूं। अगर 10 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ता भी हूँ तब भी मेरे पास 115 क्वेश्चन बनते हैं, उनका मैंने वो करा था, ज्यादा उन पे फोकस करा था। मेरे को इकोनॉमिक्स थोड़ी टफ लगती भी है। दीपांशु, आर यू लिसनिंग? दीपांशु, यस सर। हाँ, यस सर, आई एम आपको ऑडिबल। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो सुशील से। यस सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन था कि कुछ चीजें जो हमने डेफ में मेंशन कर दी, और ऑनेस्टली हम उन चीजों को परस्यू नहीं कर पाते अभी, लेकिन हमने डेफ में हम्म मेंशन कर दिया उनको, तो इनको हम जस्टिफाई कैसे करें फिर? मतलब किस तरीके से हम उनको जस्टिफाई कर पाएंगे? जैसे सर अभी मैंने प्लेइंग क्रिकेट, आई मेंशन इट एज माय हॉबी, बट काफी टाइम से पिछले मैं क्रिकेट नहीं खेलता अभी। प्लेइंग हम्म वॉलीबॉल, वो भी सर मैं काफी टाइम से अभी नहीं खेल पाता, तो अभी उसको जस्टिफिकेशन उसका मतलब कैसे दे दे ऑनेस्ट वे में? यार, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ मेरे को पता है कि जैसे जो अपन प्लेइंग लिखते हैं वो 12th लेवल तक जब कॉलेज में अपन कर लेते हैं, बाकी बाद में छूट जाता है। ये सब मेरे साथ भी हुआ था, तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। वहां पे ये तो तुम्हें भी पता है कि वो खिला के तो देखेंगे नहीं तुम्हें। तुम वहाँ का उसका नॉर्मल नॉर्मल डाटा जो स्टेटिस्टिक्स है वहाँ के, जैसे वॉलीबॉल क्रिकेट तो कम, अगर आपने वॉलीबॉल लिखा है तो वो जनरली वॉलीबॉल से पूछेंगे कि हमारी भारतीय टीम इतना अच्छा प्रदर्शन करती नहीं है, तो वो ये पूछ सकते हैं कि यस भारतीय सर। टीम क्यों अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है, हम क्या कर सकते हैं वॉलीबॉल में। और तुमने किस, अगर वॉलीबॉल वहाँ पे कोई होगा जो वॉलीबॉल जानता होगा तो वो तुमसे पूछ लेगा जो वॉलीबॉल के पोजीशन होती है। कभी कभी पूछ लेते हैं वॉलीबॉल में एंटीना क्या होता है, ये सब पूछ लेते हैं। तो आप उसके जनरल उसके बारे में पता कर लीजिए, कौन सी टीम अच्छा खेल कर रही है, कौन सा प्लेयर तुम उसको फॉलो करते हो उसको इसको। ये बाकी ये खिला के नहीं देखेंगे तो अपने को स्टैटिक्स प्रिपेयर करना है, उसका डाटा ही प्रिपेयर करना है, तो ज्यादा उसकी टेंशन मत लीजिए, नॉर्मल नॉर्मल प्रिपेयर कर लीजिए। और क्रिकेट में ऐसा है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, ज्यादातर बहुत सारे लोग हॉबी में लिखते हैं, तो कभी कभी क्रिकेट में यस ऐसा सर। डाटा उनको, क्योंकि और उनने भी बहुत क्रिकेट देखा हुआ होता है, भारत में तो सब लगभग क्रिकेट देखते ही हैं, तो उनके पास भी कुछ ऐसा डाटा होता है जो अंदर से वो पूछ लेते हैं। अभी जैसे टेस्ट चैंपियनशिप भारत हार भी गई है, तो हो सकता है यही पूछ ले कि ऐसा क्या है कि आईसीटी टूर्नामेंट में अच्छा भारत नहीं कर पा रही है, फाइनल में या सेमीफाइनल में नॉकआउट मैच में हार रही है। तो बस इनको थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, बाकी ज्यादा उसके हो भी सकता है कि तुमसे हॉबी से क्वेश्चन पूछे ही नहीं वहां पे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल से प्रिपेयर करके जाइए कि अभी कौन टीम रैंकिंग में क्या है, कौन प्लेयर तुम्हें अच्छा लगता है, क्यों लगता है, बस। और सर एक और क्वेश्चन था, जैसे इंटरनेशनल रिलेशन है अभी, तो इंटरनेशनल हम्म रिलेशन में किस डेप्थ में वो क्वेश्चन पूछते हैं? जैसे कि अभी इंडियन नेबरहुड तो एक अलग टॉपिक हो गया। अब जैसे हाँ इंडिया के रिलेशंस काफी काफी कंट्रीज के साथ रिलेशन में रहते हैं, मतलब न्यूज में रहते हैं रोज, कभी यूएसए के साथ, कभी हाँ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो कभी यूरोपियन कंट्रीज के साथ। तो अगर उनको सभी को इन डेप्थ में हम प्रिपेयर करेंगे तो सर इसमें तो काफी टाइम लग जाएगा। तो हाँ मतलब एक सुटेबल किस डेप्थ में हमें पढ़ना चाहिए? तो इंडिया से प्रिपेयर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बाकी कुछ मेजर कंट्री जैसे इंडिया के अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन है, या फिर रसिया के साथ, और ये अपने नाइबर के साथ कुछ जो जो है तो वो उनको अच्छे से कर लीजिए। बाकी जो बाहर है जैसे साउथ अफ्रीका ऐसे होल कर लीजिए, अफ्रीका ऐसे होल, ज्यादा हर कंट्री के साथ करने की जरूरत नहीं है। एक साउथ अफ्रीका से, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री में आता है, तो उसको कर लीजिए। बाकी अफ्रीका एज ए होल, लेटिन अमेरिका एज ए होल कर लीजिए, ज्यादा उधर अंदर हर कंट्री के साथ मत करिए। इधर कनाडा से कर लीजिए, क्योंकि वो खालिस्तान वाला अभी वो चलता रहता है। हाँ तो कनाडा से कर लीजिए, अमेरिका से कर लीजिए। यूरोप में भी अगर करना है तो यूके और फ्रांस और जर्मनी से कर लीजिए, क्योंकि अभी जर्मनी से हम सबमरीन की डील होने वाली है। अभी फ्रांस में जो उनके वहाँ पे मोदी जी जाएंगे तो उससे वो हो सकता है। यूके से तो चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, तो ऐसे इन यूरोप से 2-3 कंट्री
कनाडा, यूएसए और इधर से लेटिन अमेरिका से बोल, तो ऐसे कुछ कुछ नाइबर के अलावा 6-7 जगह ही मिलेगी तुम्हें, वो कर लीजिए। बाकी वो इनमें भी ज्यादा डेप्थ नहीं, ऐसा जैसे अमेरिका के साथ हमने कुछ एग्रीमेंट साइन करे तो वो देख लीजिए। बाकी इनमें से इनमें बता दीजिए कि सर हमारे अभी हमने फ्रांस से राफाल खरीदे हैं, तो ऐसे सिंपल सिंपल से हो जाएंगे। और अभी अब इकोनॉमी हमारी अच्छी हो रही है, तो ये सब हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, तो नॉर्मल ज्यादा वो भी मतलब एक डेप्थ ब्रॉड में नहीं ब्रॉड पूछेंगे। पर्सपेक्टिव में। हाँ, ब्रॉड डेप्थ में ज्यादा वो नहीं पूछेंगे आपसे। ओके। और सर जैसे कोई 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 आंसर हमें नहीं आ पा रहा, और हम हम्म। जैसे आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे उस टाइम पे, उन्होंने जैसे हम्म। कोई क्वेश्चन पूछ लिया और हमें वो आंसर आता नहीं, और जैसे हमारे हैबिट होती है कि हम देख नहीं पाते जब हम थोड़ा हाँ, परप्लेक्स हो जाते हैं, तो तो इस अगर नहीं सिचुएशन में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आई कांटेक्ट टूट गया ना, तो जो सॉरी बोलो ना आप, कि सॉरी सर मैं इसको याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर इसको पता नहीं, वो आई कांटेक्ट करके बोलना। जिस भी कभी जिस भी मेंबर ने पूछा है, तो अगर बाई चांस जब पूछे तो मैं, ऐसा लगता है कभी कभी हम याद करना चाहते हैं तो इधर देख लिया या इधर देख लिया, लेकिन जब हम उनसे बोले, जब सॉरी बोले, तो वो बिल्कुल आई कांटेक्ट में करना है कि हाँ सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, जो भी आपको बोलना है तो वो आई कांटेक्ट के साथ बोलिए। थैंक यू। ओके सुशील, एक फॉर एग्जांपल हर कैंडिडेट के मन में क्यूरियोसिटी होता है, जो जब तक यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड में नहीं जाते हैं, तो एक हमेशा क्यूरियोसिटी होता है कि कैसा फील होगा। सो कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप यस सर। जब इंटरव्यू बोर्ड में इंटर कर रहे थे, उसके जस्ट पहले कैसा फील हुआ, और जब इंटर किए तो हम्म। कैसा फील हुआ? सर मेरे को पता था बहुत सर, मैंने भी पहले ऐसे ही देखता रहता था कि इंटरव्यू जब जाते हैं तो वो जो लाल बटन है उसको मत देखिए, और नर्वसनेस आएगी। हमारे सामने सीएससी के पे चल रहे थे, तो मैंने डिसाइड करा था कि मैं ज्यादा कुछ सोचूंगा नहीं। मैं जाके बैठ गया बाहर उस गेट के, और मैं बस जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, क्योंकि यूपीएससी की जो बिल्डिंग है वो भी अच्छी है, वहाँ पे घास वास लगी, तो मैं उसी को देख रहा, मैं सोच ही नहीं रहा था उसके बारे में कुछ भी। तो वहां पे सीएससी वालों को चल रहा था, तो मैं यही देख रहा था क्या अंतर क्या है सीएससी वालों में और हमें, तो मैंने सोचा कि कुछ अंतर नहीं, हम जैसे ही तो है ये सब भी। तो वहां पे कुछ सोचना नहीं है, मैं तो यही सोच के गया था कि वहां पे कुछ सोचूंगा नहीं मैं। हाँ, लेकिन जब इंटरव्यू से निकला, जब मैंने दिया, तो ऑब्वियसली मेरे को तभी पता चला कि हाँ अच्छा हुआ मेरा इंटरव्यू। फिर बाहर एक दो दोस्त भी थे, तो उनको, उनसे जाके मिला, उनको बताया, तो उसमें ज्यादा वो जो यहाँ से बातें लगता है, हाँ, ओके, इंटरव्यू में कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन, कुछ ऐसे मोमेंट्स जो आपको लगा कि मेरे लिए डिफिकल्ट है टू हैंडल? सर एक क्वेश्चन पूछा था एक सर ने वहीं पे, कि अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर कैपेसिटी कितनी है। ओके, सो चलो, ये तो अब एक ये तरह से फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऐसे लोग हैं जिनको हाइड्रो पावर तो पता होगी। हाँ। हाँ। ओके सुशील, आई थिंक, आर यू लिसनिंग सुशील? यस सर, यस सर। ओके, सो आपने ये फैक्चुअल यस क्वेश्चन सर। बताया, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जहां हाँ। कंसेप्ट हाँ। या प्रॉपर ओपिनियन बेस्ड हो, जहां आपने डिफिकल्टी वहां फेस किया हो? सर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि जैसे मेरा गृह जिला सीहोर है, तो उन्होंने पूछा था सीहोर की क्या क्या दिक्कतें हैं। तो मैंने उनको काफी सारी दिक्कतें बताई, क्योंकि मेरे को पता था सीहोर की जो मेन मेन प्रॉब्लम है। तो मैंने उनने बताया कि आपको सीहोर का डेवलपमेंट ऑफिसर बना दिया जाए तो आप क्या करो। मैंने उनको वो भी बता दिया कि ये कर सकता हूँ। फिर उन्होंने बोला अगर आपने बता दिया तो सरकार ये क्यों नहीं करती। अब मैंने उनको कुछ रीजन दिए, सरकार सेटिस्फाई नहीं थे, तो उसमें मुझे लगा कि हाँ यार उसको और भी बेटर तरीके से किया जा सकता है। तो उनको बोला कि जो तुम बता रहे हो वो डेवलपमेंट ऑफिसर ये तो सबको ही पता है, तो फिर सरकार क्यों नहीं करती है। ओके, तो ओके उसको और बेटर जस्टिफाई कर सकता था, वो नहीं कर पाया था मैं सर। ओके सुशील, जैसे आप आज यस सर। सेलेक्ट हो,
तो बहुत सारे कैंडिडेट्स फॉर एग्जांपल एक मिडिल फैमिली से आते हैं, उनके लिए बहुत सारे स्टेक्स लगे होते हैं। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। जब आपको सपोज कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में उनको नहीं सक्सेस मिल पाता है, सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं, तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है? सर बहुत बार होगा कि आप एक दो अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, 3 अटेम्प्ट नहीं कर पाओ, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं हो सकता है आज नहीं तो कल आप कर लोगे। बस आप उसके लिए मेहनत करने के लिए लगे रहो, कंटिन्यूटी लगे रहो। हो सकता है कुछ गलतियां जो इस बार हुई, कभी कभी होता है कि सिली मिस्टेक्स के कारण भी चीजें रुक जाती है, तो वो अगर आप और मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो वो सब हटाया जा सकता है उनको। और अपने सारे टॉपिक्स जो भी हैं, जो भी करंट अफेयर वगैरह कंप्लीट करते रहो, कंटिन्यू उनको कंटिन्यू रखते जाओ, और पक्का आप कभी ना कभी, आज नहीं तो कल, आप उसको क्लियर कर ही लोगे। मैं तो यही ओके मानता हूँ, बस अपनी मेहनत पे बिलीव करो। ओके सुशील, जैसे आज आप सक्सेसफुल हो, लेकिन सक्सेस ना होने के पहले क्या कभी फैमिली के तरफ से डाउट क्रिएट किया गया कि क्या तुम कर रहे हो, तुमसे हो पाएगा या नहीं? कभी ऐसी सिचुएशन आई? नहीं सर, ये तो मैं बहुत लकी था कि जब से मैं 2 साल लगभग प्रिपरेशन कर ही रहा था, मेरी फैमिली ने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि तुम काहे का प्रिपरेशन कर रहे हो। उन्होंने जब भी कहा कि हाँ तुम कर रहे हो तो करो, अगर और टाइम चाहिए तो और करो। रिजल्ट से पहले भी ये बोला था। बीच बीच में एक दो एग्जाम थे एमपीपीएससी का, जब मेरा नहीं हुआ, मेंस में नहीं हुआ था, मेंस प्री में हो गया था, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो जब मैंने बोला कि मेंस में रिजल्ट आया, मेरा नहीं हुआ, तो उन्होंने यही बोला कि कोई दिक्कत नहीं, और एग्जाम आएंगे वो कर लोगे तुम, अभी उसमें वो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें और टाइम चाहिए तो टाइम ले लो। कभी मेरे से उन्होंने डाउट तो उन्होंने मेरे को कभी नहीं करा था कि हाँ ये नहीं कर पाएगा या कुछ, क्योंकि अभी वैसे भी टाइम कम ज्यादा हुआ भी नहीं था। और ऐसा उनको पता है कि जैसे मेरे भैया ने भी गेट वगैरह का एग्जाम दिया था, तो उनको पता है जिस लेवल का कंपटीशन है, अभी टाइम चाहिए रहता है, और उनको अपने फैमिली का ट्रस्ट भी चाहिए रहता है, तो उन्हें कभी डाउट नहीं किया। यस, बिकॉज सी द थिंग्स की मोर रिस्क तो मोर गेन। आप बड़े टारगेट का ये कर रहे हो और आप इंडिया के बेस्ट ब्रेन से फाइट कर रहे हो। देखो, दो चीजें होती है। एक तो हम ये सोचते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन एक ये पॉजिटिव है कि मैं जो फाइट कर रहा हूं वो इंडिया के बेस्ट ब्रेन से फाइट कर रहा हूं। और खास करके जब हम इंटरव्यू राउंड तक पहुंचते हैं तो इंडिया के जो क्रीम है वो उनसे हमारा कंपटीशन है। तो ऑब्वियसली मे बी समटाइम फॉर एग्जांपल हम सही पोजीशन पे हैं, हमने प्रिपरेशन अच्छा किया, लेकिन कुछ जो है शायद हमसे थोड़ा एक्स्ट्रा मार्क्स ले आए, वो भी मायने रखता है। सुशील, लक फैक्टर को आप मानते हो? हाँ सर, अगर आपने मेहनत करी है तो लक भी, मेरे को लगता है कि, लेकिन वो लक तभी काम करता है जब आपने एक लेवल की मेहनत कर ली हो। लक तो सर करता ही है काम। ओके, सो फॉर्चून फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड। यस सर। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे एवरी पर्सन होते हैं, उनके लाइफ में आप 24/7 नहीं पढ़ सकते हो। आपके पास कभी कभी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुशील, योर यूनिक वन ऑफ द फीचर्स था ये एक्स्ट्रा में कि वॉकिंग अलोन विद नाइट। ऑब्वियसली यस यस आप सर, यस सर। अब नाइट होगा तभी आप वॉक कर सकते हो, लेकिन हाँ डे सर। टाइम में कभी आपको फ्रस्ट्रेशन हुआ या कभी मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, तो आप क्या करते थे? सर अगर डे टाइम वगैरह नहीं आ रहा है मतलब पढ़ने में, तो मैं पहले ये कोशिश करता था कि अगर मन नहीं लग रहा है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है, तो मैं थोड़ी बहुत देर ऐसा करता था कि सो जाता था मैं, आधा 1 घंटे सो, तो थोड़ा सा ब्रेन को भी रेस्ट मिल जाता था। और वो जो अ, उठने के बाद में जो पुरानी चीजें थोड़ा सा भूला जाती है कि क्या हो रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स के कुछ क्वेश्चन भी करने रहते हैं, तो कभी कभी नहीं, मन दिमाग ही नहीं चल पा रहा है, तो उसको सोने के बाद में पता चलता है कि यार जो क्वेश्चन हम अप्रोच ही उसको और अलग अप्रोच से कर सकते थे। या फिर कभी कभी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ने में बोर हो जाता है इंसान, तो मैं, और कभी एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाता, तो मैं सोचता था कि चलो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट कर दूं, ब्रेक ब्रेक लाके 5-7 मिनट का ब्रेक लेके या ऐसा, तो दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर देता, तो वो थोड़ा चेंज होता है, तो मन भी लग जाता है। यही करता था मैं ज्यादा। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये हम कहते हैं कि हमारे लिए जो हम सफल होते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं, उसमें एक फ्रेंड सर्कल भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि यदि हम अच्छे फ्रेंड सर्कल में यस होते हैं तो वहाँ एक मोटिवेशन भी मिलता है और हेल्दी कंपटीशन भी मिलता है कि ठीक है तुम थोड़ा यस एक्स्ट्रा
तो इधर लास्ट फॉर एग्जांपल 1-2 साल या जो भी आप प्रिपरेशन जर्नी में, तो कुछ जो स्टूडेंट्स आप फ्रेंड्स जो आपके क्लोज में थे उनका सिलेक्शन हुआ? सर मैं जो मेरे साथ में थे, एक का टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उसने, वो पहले मेरे साथ ही तैयारी कर रहा था, उसका भी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में उसका एडमिशन हो गया है। तो और एक दो और हैं जिनका जो साथ में ही थे, उनका एक का एमपीपीएससी में अभी रिजल्ट आया तो उसमें हो गया। तो हाँ, कुछ कुछ का हुआ है, कुछ का नहीं हुआ है, कुछ अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये चल रहा है सर सब कुछ। ओके ओके। सो फॉर एग्जांपल जैसे न्यूज़पेपर हमारे इस प्रिपरेशन जर्नी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। विदाउट न्यूज़पेपर इन द सेंस कि न्यूज़पेपर में सारी चीजें कम्प्रिहेंसिव ये रहती है। तो नॉर्मल आप न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते थे? सर पहले मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था, फिर बाद में मैंने हिंदू स्टार्ट कर दिया था। ओके सो लगभग आप मैं 6-7 महीने से तो हिंदू। यस न्यूज़पेपर फॉर एग्जांपल जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऑफ द ओपिनियन की एग्जाम के कुछ दिन पहले हमको न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर देना है, लेकिन मेरा ओपिनियन है क्योंकि पेपर 2 आपका या पेपर 1, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि क्वेश्चन तो पहले सेट हो गया है, अब हम उसको पढ़ने से क्या फायदा है। लेकिन मेरा मानना है कि पेपर 2 फॉर एग्जांपल में है कि आप इवन लास्ट डे का भी कंटेंट यूज कर सकते हो डे हर डे। तो आपको क्या लगता है कि यस न्यूज़पेपर सर। पढ़ना छोड़ देना चाहिए न्यूज एग्जाम के पहले या कंटिन्यू रखना चाहिए? सर मेरे जितना करंट अफेयर को जाना है, जितना पढ़ा है, तो करंट अफेयर के जो साल भर के टॉपिक रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 100-200 टॉपिक रहते हैं करंट अफेयर के। वही घूमते फिरते पूरे पेपर में साल भर में वही रिपीट होते रहते हैं। तो अगर हम पढ़ते रहेंगे तो उनका रिवीजन टाइप में भी होता रहेगा। मैंने पेपर में ऐसा देखा कि आज जो 6 महीने एक टॉपिक पहले एक कोई टॉपिक पे आर्टिकल आया था, वो आज आ गया डबल से। तो हो सकता है वो थोड़ा बहुत हमारी मेमोरी से वो गायब हो गया हो, और आज अगर हम उसको पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छे बेटर तरीके से आ जाए, किसी और के विचार आ जाएंगे उसमें। तो मेरे को नहीं लगता कि पेपर छोड़ना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा कम समय दे सकते हो, लेकिन लगभग लगभग उसको एक ऊपर ऊपर से देख ही लेना चाहिए पेपर, 1-2 दिन पहले तक तो देखना चाहिए, मेरे को लगता है। ओके सुशील, आपके प्लस फैक्टर क्या है जो आपको लगता है कि उसके कारण हम सेलेक्ट हुए हैं? मार्क्स को छोड़ दो क्योंकि मार्क्स हमें पता है कि इतने इतने आए हैं, उसके अलावे। जो सबसे पहले तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो फैमिली का जो सपोर्ट था, वो मेरे को सबसे ज्यादा लगता है कि जब आपका फैमिली आपसे कोई क्वेश्चनिंग नहीं करती है तो आपको एक अलग से फीलिंग आ जाती है कि हाँ, हमें मेहनत करना है, क्योंकि हमारी फैमिली ने हम पे ट्रस्ट दिखाया है। तो ये दूसरा, फिर बीच बीच में सर आप जैसे टीचर भी मिल गए, रिटर्न टाइप में भी एक अच्छे टीचर मिल गए थे, फिर इंटरव्यू के प्रिपरेशन में आपका सहयोग मिल गया। तो वो ज्यादा प्लस पॉइंट हो गया कि कभी डिमोटिवेट ही नहीं हुए, क्योंकि ये अभी काफी लगभग 1-1.5 साल के बाद में इंटरव्यू हो रहे हैं। पेपर रिजल्ट आया था अक्टूबर में 2021 में, अभी 2023 में उसका रिजल्ट आ रहा है। तो बीच बीच में आपसे बात कर लेता था तो लगा रहता ओके था कि हाँ, सुशील, आप हो जाएगा, जल्दी होगा। नवंबर वाले में दिल्ली पहुंच चुके थे तब हुआ था ना कैंसिल? हाँ सर, हाँ तब हाँ तब कैंसिल हुआ था। हाँ, मतलब वो भी एक पेनफुल जर्नी था, लेकिन एनीवे चलो हाँ ये सर। सही है। ओके सुशील, चलो अच्छा लगा बात करके। और एक एज ए टीचर जो मैं फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली मैं खुद इस एग्जाम को क्वालिफाई कर चुका, लेकिन जो भी यस है सर। मैं जॉब छोड़ दिया। लेकिन एक खुशी होती है जैसे कि चलो मैंने जॉब छोड़ा